नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियों पर बात करने वाले हैं। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन है, वो किस प्रकार किया जाता है, किन-किन पद्धतियों से किया जाता है और हिंदी साहित्य के वे प्रमुख ग्रंथ जो लिखे गए हैं लेकिन उनको किस पद्धति पर लिखा गया है, इसकी जानकारी भी हमें होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की जो विभिन्न पद्धतियाँ हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। इससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार चाहे नेट की परीक्षा हो या फिर अदर स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर कहें कि अलग-अलग स्टेट्स में जो व्याख्याता या स्कूल लेक्चरर्स की जो वैकेंसीज आती हैं, उसमें ऐसे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं और कई बार साक्षात्कार में भी इन प्रश्नों का हमें सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियाँ हैं, उसमें पहली पद्धति कौन-सी है? यह है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लेखकों, कवियों का विवरण उनके नाम के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। अर्थात इस पद्धति में कबीर, केशव, कणप्पा, कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह का वर्णन एक साथ किया जाएगा, क्योंकि सभी के नाम क वर्ण से प्रारंभ होते हैं। इस पद्धति को गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपनाया। यानी कि वो जिस भाषा के अंदर लिख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, उस भाषा की जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में जो अल्फ़ाबेट्स है या के वर्ण है, उन वर्ण के अनुरूप यह साहित्य ग्रंथ है वो लिखा जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि क वर्ण से प्रारंभ होने वाले विभिन्न जो कवियों का वर्णन है वो एक ही पंक्ति में आएगा। चूँकि कबीर, केशव, कणप्पा, कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह ये सभी अलग-अलग समय के द्योतक हैं या अलग-अलग समय में ये हुए हैं। इनकी रचनाएँ विभिन्न अलग-अलग कालों में हुई हैं और इनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो भी अलग-अलग हैं। लेकिन इनको हमें वर्णमाला के क्रम में पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य में एक तो गारसा दत्ताशी का है और शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है। ये 2 ग्रंथ हैं वो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखे गए ग्रंथ है। विद्वानों ने इन ग्रंथों को साहित्यकार कोश कहकर इसकी आलोचना की है। ये इसे साहित्य ग्रंथ नहीं मानते हैं। यानी कि बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इनको मात्र साहित्यकार कोश मानते हैं। यानी कि ये साहित्यकारों का वर्णन है। तो ये 2 ग्रंथ थे जो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर जो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखे गए थे। वर्णानुक्रम पद्धति में जो ग्रंथ जिस भाषा में लिखा जाता है, उसी भाषा के जो वर्ण हैं, वर्णमाला के वर्ण, उन वर्णमाला के वर्णों को के क्रम के अनुसार है वो कवियों, लेखकों इत्यादि का जो वर्णन है वो साहित्यिक या इतिहास ग्रंथ के अंदर किया जाता है। तो उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहा जाता है। आइए जानते हैं दूसरी पद्धति के बारे में। यह पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। इसमें कवियों एवं लेखकों का वर्णन इनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाता है, परंतु इन ग्रंथों में भी युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए इन्हें भी इतिहास ग्रंथ स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि काल विभाजन के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन करना इतिहास ग्रंथ की प्रथम शर्त है। इस पद्धति को ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने अपनाया, जबकि अंग्रेजी में डॉक्टर जॉनसन तथा उर्दू में मोहम्मद हुसैन ने अपनाया। तो ये कालानुक्रम पद्धति थी, जिसमें कवि या लेखक जो होता है, उसकी जन्म तिथि के आधार पर या कहें कि जन्म तिथि को क्रम मानते हुए फिर लिखा जाता है उसके बारे में। इसे भी बहुत सारे जो विद्वान हैं, वो इतिहास ग्रंथ स्वीकार नहीं करते हैं। और इसका कारण भी बताया है कि काल विभाजन के साथ युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन इतिहास ग्रंथ के लिए आवश्यक होता है। ऐसा कालानुक्रम पद्धति में नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे जो विद्वान हैं, इन्हें इतिहास ग्रंथ स्वीकार नहीं करते हैं। चूँकि
हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपना इतिहास लिखा है कालानुक्रम पद्धति में, और इसके अलावा अंग्रेजी में जॉनसन और उर्दू में मोहम्मद हुसैन ने भी इस पद्धति को जो है वो अपनाया है। तो हम कह सकते हैं कि कालानुक्रम पद्धति के अंदर है वो लेखक या कवि होते हैं, उनकी जन्म तिथि के आधार पर जन्म तिथि को क्रम मानते हुए जो है वो लिखा जाता है या इतिहास ग्रंथ के अंदर उनका वर्णन किया जाता है। ऐसी पद्धति को है वो कालानुक्रम पद्धति कहा जाता है। आइए जानते हैं अगली पद्धति के बारे में। ये पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में भी वही दोष है जो ऊपर वाली दोनों पद्धतियों में था। माना जाता है कि शोध कार्यों के लिए यह पद्धति उपयुक्त मानी गई है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा इस पद्धति का प्रयोग अपने ग्रंथ में किया गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से जो ग्रंथ लिखा गया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा, 2 भागों में उस ग्रंथ को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर लिखा गया है। यह शोध ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें कुछ दोष है। आइए जानते हैं अगली पद्धति के बारे में। यह है विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के जनक तेन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 भागों में बांटा है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? जाति, वातावरण एवं क्षण। बाद में इस पद्धति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में जिस पद्धति का प्रयोग किया गया है वो है विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति के बारे में बहुत बार नेट में और विभिन्न जो उच्च स्तर की जो परीक्षाएं हैं उनमें प्रश्न आया है कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है। तो तेन माने जाते हैं इस पद्धति के जनक। और यह भी प्रश्न बहुत बार दोहराया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह हिंदी साहित्य की किस पद्धति में लिखा गया है? वह पद्धति है विधेयवादी पद्धति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि वहां की जो जनता है उसकी चित्तवृत्ति है, उसका जो संचित प्रतिबिंब है वही उस देश का साहित्य माना जाता है। तो यह पद्धति थी विधेयवादी पद्धति, और इस पद्धति में लिखा गया ग्रंथ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगली पद्धति है समाजवादी पद्धति। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पद्धति का पक्ष लिया। इस पद्धति में समाज शोषक व शोषित वर्गों को बांटा गया है। यानी कि ये समाजवादी पद्धति है, इसको समर्थन है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और इस पद्धति में समाज के अंदर 2 वर्ग होते हैं, एक तो शोषक वर्ग होता है और एक होता है शोषित वर्ग। उनको आधार मानते हुए जब एक इतिहास ग्रंथ का निर्माण किया जाता है तो वो समाजवादी पद्धति ग्रंथ कहलाता है। लेकिन स्वयं द्विवेदी जी ने इस पद्धति को अपने ग्रंथों में स्थान नहीं दिया। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं उसमें इस पद्धति को अपनाया नहीं। हालांकि इन्होंने इस पद्धति का पक्ष लिया है, समर्थन किया है, लेकिन इस पद्धति को अपने इतिहास ग्रंथों में अपनाया नहीं है। अतः यह प्रचलन में नहीं रही। ये जो पद्धति है वो प्रचलन में नहीं रही, और इस पद्धति के अंदर है वो शोषक और शोषित वर्गों को आधार मानते हुए इतिहास ग्रंथ को लिखा जाता है। हिंदी साहित्य का मार्क्सवादी इतिहास नामक ग्रंथ इस पद्धति पर मेजर पांडे ने लिखा है। समाजवादी पद्धति पर आधारित जो ग्रंथ है वो है मेजर पांडे का, और वो उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का मार्क्सवादी इतिहास। यह जो इतिहास ग्रंथ है उसकी पद्धति है वो समाजवादी पद्धति है, और इसके लेखक है मेजर पांडे। ये कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है उस पर आधारित यह है, और उसमें भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित यह ग्रंथ है। और यह पद्धति थी समाजवादी पद्धति, जिसे मेजर पांडे ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपनाया है। इसी तरह की और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह की और जानकारियों के साथ में हम मिलेंगे अगले वीडियो में।